हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स सो इजी में वीडियो नंबर 7। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से 3 बेसिक फार्मूलाज जो होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। और अगर आपको इससे पहला वीडियो मीन्स इससे पहले कंसेप्ट है जो 3 बेसिक फार्मूलाज हैं वो आपको नहीं पता है तो उसके लिए आप वीडियो नंबर 6 देख करके उनको समझ सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का मतलब क्या होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कन्वर्जन फ्रॉम रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी। और लास्ट में हम पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर, क्या फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो पहले तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी क्या है एंड रियल जीडीपी क्या है। सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ नॉमिनल जीडीपी, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन एन ईयर एंड मेजर्ड एट इट्स करंट प्राइसेस। इसका मतलब करंट प्राइसेस का मतलब है कि उस इकोनॉमी में जो अभी इस ईयर में जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर अगर हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को माप लेते हैं तो हमारे पास कौन सा जीडीपी आएगा। तो इसे हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल का मतलब है कि ये रियल नहीं है ना, इट इज नॉट रियल, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉमिनल जीडीपी। सो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, एट करंट प्राइसेस। तो ये जीडीपी हमेशा किस पे मापा जाता है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन एन ईयर मेजर्ड एट इट्स करंट प्राइसेस। तो ये होगा आपका नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी की डेफिनेशन एज इट इज है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इट इज ऑलवेज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसको किस पे मेजर करते हैं हम, कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर करते हैं। इसको जब भी हम दिखाते हैं तो इसको दिखाते हैं हम P1 से, जबकि इसके लिए हम यूज करते हैं P0। ठीक है, तो ये हमेशा P1 से मापा जाता है, ये P0 से मापा जाता है। 11 क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ा था बेस प्राइस, बेस ईयर का कंसेप्ट पढ़ा था। एनी ईयर विच इज हैविंग द मींस वेरी लेस इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, तो उस ईयर को हम क्या मान लेते थे, बेस ईयर मान लेते थे। तो बेस ईयर का कंसेप्ट यहाँ पे बेस प्राइस है। बेस ईयर प्राइस को हम कांस्टेंट प्राइस लेके चल रहे हैं, जिसको हम P0 से दिखाएंगे। सेकेंड डिफरेंस आपका हो सकता है कॉजेस पे, कि किसके कारण ये होता है। ये जो आपका नॉमिनल जीडीपी है इसके लिए जो फॉर्मूला है वो P1 इंटू Q1 है। क्या फॉर्मूला है, P1 इंटू Q1। तो इसमें अगर हम P1 में प्राइसेस इंक्रीज हो गए और Q1 क्वांटिटीज जो प्रोड्यूस्ड है वो उतनी ही रही, तो प्राइसेस के इंक्रीज होने के कारण Q1 की क्वांटिटी उतनी होने की वजह से भी हमारा रियल नॉमिनल जीडीपी है वो ज्यादा दिख सकता है। और अगर ऐसा होगा कि हमने क्वांटिटी, वैसे जीडीपी का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई है इकोनॉमी में, सही मीनिंग यही होता है। लेकिन यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी में जो रिजल्ट है वो कई बार इल्यूजनरी रिजल्ट आ सकता है, वो भ्रमित कर सकता है, क्योंकि इसमें Q1 तो उतना ही रहा बट प्राइसेस बढ़ गए। और प्राइसेस और Q1 को, क्वांटिटी को उस ईयर की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंक्रीजिंग प्राइस की वजह से आपका जो नॉमिनल जीडीपी है वो ज्यादा दिखेगा, जबकि इकोनॉमी में गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हुई है। इसी वजह से ये हमेशा ही चेंज इन P और चेंज इन Q में चेंज होने की वजह से ये हमेशा अफेक्ट होता है। चाहे प्राइसेस बढ़ जाए चाहे क्वांटिटी बढ़ जाए, दोनों से ही आपका नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ दिखाई देगा एंड वाइस वर्सा। रियल जीडीपी केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है आपका, P0 इंटू Q1। इसका मतलब P0 तो बेस ईयर के प्राइस उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, लेकिन क्वांटिटी को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, रियल जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए इसमें जब जो ये आपका रियल जीडीपी है ये इट इज ऑलवेज अफेक्टेड ओनली बाय चेंज इन Q। मींस क्वांटिटी को इंक्रीज करके ही आप रियल जीडीपी को बढ़ा सकते हो, अदरवाइज प्राइसेस में तो यहाँ पे चेंज होगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई रियल जीडीपी को हम का फॉर्मूला आगे हमने लिखा है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला है P1 इंटू Q1, करंट ईयर प्राइसेस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, और यहाँ पे बेस ईयर प्राइस और क्वांटिटी ऑफ द प्रेजेंट ईयर
जो प्रोड्यूस हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसी को बोलते हैं। देन इट इज टूल क्या है, अगर हम टूल वाइज देखें तो ये जो आपका टूल है ये ज़्यादा अच्छा टूल नहीं माना जाता। नॉमिनल जीडीपी को हमेशा ही हम कैसा टूल मानते हैं कि ऐसा टूल है जिसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ के जो मेजरमेंट के टूल के रूप में से अगर हम मापना लेना चाहें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जबकि आपका रियल जीडीपी का जो टूल है इसको गुड टूल माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए। देन किस नाम से जाना जाता है इसको अगर हम कहें तो ये जीडीपी एट करंट प्राइसेस इसको हम कहते हैं, जबकि इसे हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस भी कहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आपको अभी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में जो डिफरेंस है वो क्लियर हुई। बोर्ड एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, या उनका कन्वर्जन या जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये 5 पॉइंट्स के हमने डिफरेंस यहाँ पे किए हैं, 5 पॉइंटर है ये। अगर आपको 5 मार्क्स में, वैसे 3 मार्क्स में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से मीनिंग, कॉजेज, फॉर्मूला, टूल एंड नॉन एज, इनको आधार बना करके इनकी डिफरेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी मींस बेस ईयर प्राइस और नॉमिनल जीडीपी मींस करंट ईयर प्राइसेस में। दोनों को अगर हम कन्वर्ट करना पड़े हमें तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो रियल जीडीपी को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला रहेगा, उसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा। द फॉर्मूला इज नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी में जो प्राइस इंडेक्स है वो अगर गिवन हो आपको तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये प्राइस इंडेक्स हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। क्लास 11 में आपने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि व्हाट इज प्राइस इंडेक्स, होलसेल, डब्ल्यूपीआई है ना, सीपीआई, इन सबको हमने क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे केवल उसका एप्लीकेशन है। किसी इकोनॉमी में अगर नॉमिनल जीडीपी गिवन हो 100, प्राइस इंडेक्स गिवन हो 80, तो आपको कितना, आपका रियल जीडीपी कितना होगा, तो 100 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। तो इससे आप इसे सोल्व करके बता सकते हैं कि आपका रियल जीडीपी कितना है। एंड इसी से ये जो आपका फॉर्मूला है पहला, रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, से ही आप नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, ये नॉमिनल जीडीपी इस तरफ ही रहेगा, ये आपका रियल जीडीपी विल बी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स एंड दिस मल्टीप्लिकेशन इट विल बी डिवाइडेड बाय 100। सो रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय 100। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा नॉमिनल जीडीपी का। जनरली एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लिए जाते हैं आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। देन इट इज, इनसे भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर है क्या, व्हाट इज मींस, इसका मीनिंग क्या है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कुछ क्या करता है कि रेशियो, किन किन का रेशियो, द रेशियो बिटवीन द करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस, दोनों को रेशियो को मापने का काम करता है जीडीपी डिफ्लेटर। और इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो प्रेजेंट ईयर है, जो करंट ईयर है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए कैसा है, वेदर इट इज गुड और बैड, मींस परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, तो उसको हम जज कर सकते हैं बाय जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। तो आइए इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू करना चाहें तो अगर मैं आपसे कहूं कि सॉल्व इट, आप सॉल्व कीजिए अपने घर पे। इफ नॉमिनल जीडीपी इन एन इकोनॉमी इज 18,000 करोड़, अगर नॉमिनल जीडीपी आपका इकोनॉमी में कितना है 18,000 करोड़ है, और साथ में आपका रियल जीडीपी कितना है, तो रियल जीडीपी की वैल्यू है दैट इज ओनली 12,000 करोड़, और आपसे पूछ लिया है देन फाइंड आउट जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। तो जीडीपी डिफ्लेटर को अगर आप फाइंड आउट करने जाएंगे तो इस फॉर्मूले में इसको पुट अप करें और आंसर
आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के मुझे सेंड करें, ताकि हम ये जान पाएं कि आपको ये कितना समझ में आया। सो इस तरह से ये आपका चैप्टर के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपके क्लियर हो गए। इनके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कई बार पढ़ते हैं। ये टॉपिक आपका क्या है? दिस टॉपिक इज कनेक्टेड विद, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर को भी हम कई बार आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके बारे में भी हमें कई बार देखते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर दोनों कंसेप्ट आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम पढ़ते हैं जीडीपी और वेलफेयर का आपस में क्या रिलेशन है। तो उसे देखते हैं। देखिए जीडीपी और वेलफेयर दोनों को पॉजिटिवली माना जाता है, जीडीपी एंड वेलफेयर। तो जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों को आपस में क्या माना जाता है? एक दूसरे के मींस पॉजिटिव रिलेशन है। जनरली क्या मानते हैं कि जीडीपी क्या है कि जब भी किसी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड मींस ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उससे क्या है उस कंट्री का वेलफेयर भी क्या है? इंक्रीज हो रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के इंक्रीज होने से वेलफेयर इंक्रीज होता है। और अगर किसी देश का जीडीपी कम हो तो उसके लिए वेलफेयर भी वहां पे कम होगा। तो इस तरह से हमेशा ही कोई भी हमारे देश में या कोई भी देश है वो हमेशा ही अपने जीडीपी को क्या करना चाहता है? इंक्रीज करना चाहता है। एंड द मैक्सिमम पॉलिसी दैट आर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, दीज आर जीडीपी सेंट्रिक, मींस जीडीपी की इंक्रीज करने वाली होती है। अब जीडीपी को इंक्रीज जब हम करते हैं तो जीडीपी के इंक्रीज होने से हमें वेलफेयर के साथ साथ में हमारी इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट भी होती है। इसमें हमारा एचडीआई भी बढ़ता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इंप्रूव होता है और सब चीजों के लिए फायदेमंद है। बट देयर इज वन क्वेश्चन दैट इज कि अगर जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है और इट मींस जीडीपी इज गुड फॉर द इकोनॉमी, फॉर द पीपल ऑफ दैट कंट्री, लेकिन फिर भी जीडीपी के इंक्रीज होने से कई मैनी कंट्रीज जो इंप्रूवमेंट है वो दिखती नहीं है। तो क्या कह सकते हैं? इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या हैं? लिमिटेशंस हैं, या इसमें कुछ ना कुछ क्या है? बैरियर्स हैं। जैसे बैरियर्स में सबसे पहले क्या बैरियर हो सकता है? ये आपकी इनकम इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। इनकम इक्वालिटी कभी भी इससे नहीं आती है। जीडीपी के इंक्रीज होने से हो सकता है जीडीपी बहुत ज्यादा हो कंट्री के, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया। इन इंडिया आपको पता है कि भारत में बहुत से बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं या पूरे वर्ल्ड में उनका रिचेस्ट पर्सन में नाम आता है, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी क्या है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। सो इनकम इक्वेलिटी को नहीं बढ़ाता है कभी भी आपका जीडीपी से, ये बढ़ती नहीं है। रादर इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाती है कई बार। कोई भी देश ऐसा नहीं है विश्व में जहां पे इनकम इक्वालिटी हो। तो जीडीपी के बढ़ने से इनकम इक्वालिटी बढ़ेगी ऐसा जरूरी नहीं। तो इनकम इक्वालिटी की जगह इनकम इनइक्वालिटी को ये जन्म देता है। ठीक है। दूसरा है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। ये आपका जीडीपी वेलफेयर है जो वो कभी भी आपकी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को नहीं मापता है। मींस ये कौन सी चीजों को मापेगा? ये हमेशा उन चीजों को मापेगा जिनमें ट्रांजैक्शन किसमें हो रहा है? मनी में हो रहा है। इसका इट मीन्स कि अगर कोई देश में कोई ऐसा देश है जहां पे आज के टाइम में कोई और सिस्टम एडॉप्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बार्टर सिस्टम अगर कहीं पे है, तो वहां की इकोनॉमी में जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको ये कभी भी नहीं माप पाएगा। और उनको नहीं मापेगा तो उस देश की एक्चुअल जीडीपी का हमें कभी भी अंदाजा नहीं लग पाएगा। देन इट इज थर्ड वन आपका क्या आ सकता है? ये आपका एक्सटर्नैलिटी को भी नहीं मापता है। एक्सटर्नैलिटीज क्या है? एक्सटर्नैलिटीज हैं आपकी ऐसी चीजें कि जो आप ना कर रहे हो, जिनका प्रोडक्शन आपने नहीं किया, किसी और ने किया, लेकिन उससे आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए पार्क इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, देन इट इज ए मींस पॉजिटिव थिंग फॉर यू। You can walk there, you can run there, you can means spend your time there, healthy air will be there, है ना। So disease से आप मुक्त रहेंगे, तो ये फायदा है आपके लिए, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है कि आपके घर के पास में कोई फैक्ट्री खुल गई और उस फैक्ट्री से पॉइजनस गैस, पॉइजनस मींस केमिकल्स हैं,
वो आपके घर के आसपास से गुजरते हैं, उसकी वजह से मॉस्किटोज, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो वो क्या है आपके लिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जबकि उस फैक्ट्री को आपने तो नहीं बनाया। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को कभी भी हमारा जीडीपी नहीं माप सकता है, जिसके कारण ये क्या है, उसकी लिमिटेशंस हैं। तो जीडीपी के साथ में वेलफेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट देयर आर सर्टेन मींस लिमिटेशंस अलोंग विद दिस कांसेप्ट, तो जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये आपका कंप्लीट हो गया। आपको इसके लिए डिफरेंट वीडियोस मैंने बनाए हैं 5, 6, 7, तो आप उनको अगर ध्यान से देख लेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो वीडियो नंबर 8 में हम करने वाले हैं वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसको हम 3 फॉर्मूलेज का यूज करेंगे। तो आप सभी बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इसे, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ इसमें कहीं पे कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।